Morning students. Now we will be doing next poem जो कि है She Walks in Beauty by George Gordon Byron. Byron belonged to the Romantic age of English literature. Romantic age I have discussed in a bit brief in the prior video which was related to the poem विलियम ब्लेक ऑल्सो द लंडन विच वी डिड एंड वर्ड्सवर्थ की जो पोएम हमने दो पोएम्स करी हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड द सॉलिटरी रीपर उसमें इन वेरी ब्रीफली आई हैव डिस्कस्ड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द रोमांटिक एज. लेकिन इसके अंदर और भी पोइट्स अभी आएंगे जो कि रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं. सो आई बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्कस इन डिटेल दैट what is romantic age actually and what were its characteristics and how these poets differed from each other on a very large perspective. तो बायरन जो हैं वो तो सबसे ज़्यादा इनसे रोमांटिक पोइट से डिफरेंट थे. तो वो कैसे थे वो हम डिस्कस करेंगे. पहले ये देख लेते हैं कि रोमांटिक एज लिटरेचर के अंदर क्या था. नाउ देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म. इससे पहले क्या था, हमारा नियो क्लासिकल एज चल रहा था जिसके अंदर जो पोइट्री लिखी जा रही थी दैट वाज ऑफ अ वेरी डिफरेंट टाइप. ठीक है, दे लेड एम्फोसिस ऑन द स्ट्रक्चर, द फॉर्म एंड द लैंग्वेज शुड बी वेरी डिग्निफाइड एंड ऑल दीज थिंग्स. बट व्हेन द रोमांटिक एरा स्टार्टेड, इसे देन इन बिटवीन नियो क्लासिकल एंड द रोमांटिक एज देयर इज़ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ प्री रोमांटिक era. Pre-romantic era के अंदर क्या था, that it had features of both the लिविंग नियो क्लासिकल एज एंड द कमिंग ऑफ रोमांटिक एज. तो इसके जो प्री रोमांटिक एरा होता है उसके अंदर ये दोनों फीचर्स थे. दिस आई हैव डिस्कस्ड इन ब्रीफली वाइल वी वर डूइंग द पोएम द लंडन बाय विलियम ब्लेक. एंड ब्लेक इज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ प्री रोमांटिक एरा एंड अलॉन्ग विद ब्लेक थॉमस ग्रे ऑल्सो, जो कि हम आगे और पढ़ेंगे, जो हमारी पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड उनके द्वारा. ठीक है, अभी हम यहाँ करते हैं रोमांटिसिज्म. जो रोमांटिसिज्म का पूरा मूवमेंट हुआ, तो पूरा एक मतलब मूवमेंट चला लिटरेचर के अंदर. इट वाज नॉट ओनली अ मूवमेंट इन लिटरेचर बट ऑल्सो इन आर्ट्स एज वेल. और आर्ट्स में बेसिकली था ये म्यूज़िक के अंदर एंड पेंटिंग के अंदर. तो वहाँ पे भी एक तरह से रोमांटिक रिवाइवल हुआ, दैट हाउ द म्यूज़िक शुड बी मेड एंड पेंटिंग शुड बी मेड. वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज एकदम से आता है, इन विच वॉज इन अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट टू द अर्लियर नियो क्लासिकल एज. तो अभी हम बात करेंगे लिटरेचर के अंदर. तो लिटरेचर में जब पोइट्स अपनी रचना करने लग गए, जो लेखक हैं वो अपनी रचना करने लग गए रोमांटिसिज्म के दौरान, तो उसमें क्या बदलाव हुए, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज. तो जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये जो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए इससे बाहर नहीं जाएगा. तो इमेजिनेशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल इनोवेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, पोइट्स जो है वो फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन अपना करने लगे कि जो भी वो सोचते, जो उनको लगता कि हाँ अगर एक फूल भी उनको एक गुलाब का फूल है या कोई भी फूल, पत्ता, नदी, झरना, तालाब, कुछ भी अगर उनको अच्छा लगता, वो इट इज़ अपीलिंग टू द पोइट्स इमेजिनेशन, तो वो उसके ऊपर अपनी रचना करते. ऐसा पहले नहीं था. ठीक है, अब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव मतलब जैसे देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे है. देन इंडिविजुअल और इनोवेशन, ये एक इनोवेटिव काइंड ऑफ पोइट्री समझ में बन करके आई रोमांटिसिज्म के दौरान. दैट पोइट्स यूज्ड टू कंपोज देयर पोएम्स ऑन देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है किसी भी चीज़ के साथ में, वो उसके ऊपर अपनी पोइट्री लिखने लग गए. पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, देन लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो एवरीडे लैंग्वेज होती थी. जैसा कि हमने जब हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री कर रहे थे, दैट टाइम आई हैव डिस्कस्ड विद यू लिरिकल बैलेड्स, जो एक तरह से इपॉक मेकिंग बुक है. लिरिकल बैलेड 1798 में आती हैं एंड इट इज़
एंड विद इट्स पब्लिकेशन इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एरा, वहीं से ऑफिशियल शुरुआत रोमांटिक एज की मानी जाती है। तो वहाँ पे जैसे कि आई हैव डिस्कस्ड विथ यू कि जो लैंग्वेज पोइट्री की होगी और पोइट्स की होगी, तो द पोइट्स वर इन द फेवर ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, जो डे टू डे लैंग्वेज है, कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है, उसको वो यूज़ करना चाह रहे थे और उन्होंने यूज़ उसको करना शुरू किया। इससे पहले क्या हुआ करता था, दैट पोइट्री वॉज मेंट टू बी इन अ वेरी डिग्निफाइड लैंग्वेज, बिकॉज वो एरिस्टोक्रेसी के लिए ज़्यादा अपीलिंग थी। द पोइट्री वॉज मोर अपीलिंग फॉर द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ठीक है। लेकिन नाउ द पोइट्स वॉन्टेड टू चेंज ऑल दिस सिनेरियो एंड दे वॉन्टेड दैट कि मैक्सिमम हम क्या करें, जो मासेस हैं, पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, ताकि वो जो आम जनता है उनकी भाषा में लिख सके, ताकि आम लोग जो हैं वो पढ़ सकें और उसको समझ सकें, ठीक है। नाउ ह्यूमैनिटी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, पुराने समय की बात, एंशिएंट टाइम का कैसा माहौल था, वहाँ क्या था, सोसाइटी एज करप्टिंग इन्फ्लुएंस, सोसाइटी में जितना जो करप्शन हो रहा है या फिर जो वीकर सेक्शंस हैं उनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, तो उसके इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कविता जो है वो लिखी जाने लग गई। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि मैक्सिमम, बिकॉज वो एरिस्टोक्रेसी को डील कर रही थी, तो वो उसके लिए ही कविताएं लिखी जाती थी। एरिस्टोक्रेसी का जो थीम है उसको रख करके राजा के तारीफ में, है ना, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पोएम्स वर कंपोज्ड। बट अब जो है, जो टॉपिक्स होने लग गए, थीम्स होने लग गए, वो डिफरेंट होने। अब नेचर का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इसमें इनकॉर्पोरेशन हुआ ना, नेचर। और नेचर नॉट ओनली मतलब दे वर डिस्क्राइबिंग देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑल्सो, सब्जेक्टिविज्म तो इसमें था ही, बट दे गेव अ मिस्टिकल टोन, अ स्पिरिचुअल टच टू द नेचर, कि मतलब हमको एक्चुअली में क्या करना है। ये एक स्लोगन भी था रोमांटिक एज का, दैट रिटर्न टू नेचर। रिटर्न टू नेचर मीन्स कि भाई रिटर्न टू द एक्चुअल नेचर, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे आसपास का जो सारा वातावरण है, हमको उसके समीप जाना है, तभी हम क्या है, मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। और मनुष्य के जीवन का एम भी क्या है, यही होना चाहिए। तो नेचर का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया इसके अंदर, रोमांटिक एज के अंदर। नेक्स्ट इज इमोशनल, एनर्जेटिक, चेंजिंग, विजनरी, केयोटिक, सुपरनैचुरल, ये सारे एलिमेंट्स भी आने लग गए in the romantic poetry. Then antithesis of classicism, neoclassicism, जो पहले का नियो क्लासिकल एज था उसका बिल्कुल ये क्या हुआ, एंटीथेसिस, मतलब उल्टा, अपोजिट। इट वॉज वेरी मच इन अपोजिट टू द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ नियो क्लासिकल एरा। देन फ्रीडम ऑफ स्पिरिट इन गोथिक, गोथिक मीन्स सुपरनैचुरल थिंग रिलेटेड टू द मिडल एजेस, उसका भी जो थीम है, सुपरनैचुरल एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट होने लग गया। एंड इसके सबसे बड़े हमारे जो पोइट हुए हैं वो हुए हैं एस.टी. कॉलरिज, जो कि रोमांटिक एज में इस टॉपिक पर लिख रहे थे। देन पोइट, हीरो, हीरोइन, इस तरह से चीज़ें उभर करके आने लग गई। देन इंडिविजुअल सेल्फ, और जो पोइट्स हैं दे यूज टू कंपोज पोएम्स ऑन देयर इंडिविजुअल सेल्फ, देयर एनालिसिस एबिलिटी ऑफ द पर्सन, और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन वो देने लग गए ऑफ देयर इनर सेल्फ, वो क्या सोचते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के उनकी क्या अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं। दे स्टार्टेड बीइंग सो मच वोकल अबाउट देयर पर्सनल व्यू पॉइंट्स ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द कॉमन मैन, रिलेटेड टू द कॉमन पब्लिक एंड डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो बेसिक एक अगर हम बात कहें तो रोमांटिक एज क्या हुआ कि वो it was a romantic movement. It was a movement in the literature to basically revive literature, to revive poetry, and to make it more and more appealing to the masses, to the common man, कि और पोइट्री जो है, जो लिटरेचर जो है, वो अब क्या हुआ, एक तरह से कॉमन मैन जो है, आम आदमी का माउथ पीस, इट बिकेम द माउथ पीस ऑफ द कॉमन मैन, जो अपनी उनकी समस्याएं हैं, है ना, वो बहुत हद तक क्या है, पोइट्री के माध्यम से कही जाने लग गई, ठीक है।
नाउ सम बिग आइडियाज़ अगर हम बात करें तो मोटे मोटे क्या आइडियाज़ थे रोमांटिसिज्म के अंदर. इंट्यूशन, पोइट्स यूज टू राइट ऑन देयर इंट्यूशन, जो उनको इंट्यूशन होता है या कुछ इस तरह की इनर सेल्फ या गोथिक से रिलेटेड या सुपर नेचुरल एलिमेंट कुछ भी इस तरह से लगता है, तो दे यूज टू राइट ऑन दोज टॉपिक्स. एग्जाम्पल एस टी कॉलरिज. एक्सपीरियंस, दे यूज टू राइट, जितने जो रोमांटिक्स हुए हैं, चाहे वो ओल्डर रोमांटिक्स हो या यंगर रोमांटिक्स हो, दे यूज टू दे स्टार्टेड कंपोजिंग देयर पोएम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो. इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है ही, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. फिर नेचर के बारे में बात करना है ही. एंड आइडियल्स, दे यूज टू स्टार्ट राइटिंग ऑन देयर आइडियल्स. और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें उस दौरान जो सोसाइटी में भी चेंजेस हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो काफ़ी जो हमारे पोइट्स हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, उसके आइडियल्स से इंस्पायर्ड थे. एंड दे सम टुक एक्टिवली पार्ट ऑल्सो इन द बैटल, एंड सो दे वर वेरी मच मोटिवेटेड बाय द आइडियल्स. एंड वो उसको आगे क्या है बढ़ाना चाहते थे, तो दे इनकॉर्पोरेटेड दैट आइडियल्स इनटू देयर पोइट्री, एंड सो दैट द कॉमन मासेस कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दोज आइडियल्स. ठीक है, अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स ही है दोबारा से. इंडिविजुअलिज्म है, रिटर्न टू नेचर है, इमेजिनेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. देन रोमांटिक पोइट्स जो है, अब ये टोटल, अभी आप समझ गए रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था. दैट व्हाट वर द मेजर थिंग्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रोमांटिसिज्म. नाउ मेजर पोइट्स. अब रोमांटिक एज जो हुई है, तो उसमें पोइट्स जो हैं हमारे, उनको दो भाग में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स एंड द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स की हम बात करते हैं, तो इसमें आएंगे ब्लेक तो वैसे प्री रोमांटिक एरा के हैं, बट वी जनरली some critics include him in the first generation also, but basically दो हैं हमारे पास, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज. और इन दोनों ने ही मिलकर के लिखा था क्या, लिरिकल बैलेड्स, जो हम पहले क्या है डिस्कस कर चुके हैं. वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर टिल डेट, एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट सुपर नेचुरल पोइट एंड द मिस्टिकल पोइट, ग्रेटेस्ट मिस्टिकल पोइट टिल डेट. तो इन्होंने इसके ऊपर अपने पोएम्स कंपोज करे. एंड देन सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स जो हैं, उसके अंदर आते हैं बायरन, शेली एंड कीट्स. ठीक है, कीट्स द मोस्ट सेंसुअस पोइट, शेली मोस्ट lyrical poet and revolutionary also, and Byron, he is the most different from all these people. जितने जो रोमांटिक्स हैं उनसे बायरन जो हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं. वो क्यों हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे. और ये आप देख सकते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का जो इपॉक मेकिंग बुक है, Lyrical Ballads, published in 1798, which marks the starting point, official starting point of the Romantic era. Now we have Byron. Full name है इनका जॉर्ज गॉर्डन बायरन, born in 1788 in London and died in 1822 in Missolonghi in Greece. ठीक है, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है, born with clubfoot. clubfoot जो एक तरह का एलिमेंट है, इसके साथ ये पैदा हुए थे, और इसका इनके ऊपर काफ़ी हद तक एक डिप्रेशन का प्रभाव भी अर्ली एजेस में रहा था. देन ही फेल इन लव विथ मैरी चैवर्थ, बट व्हेन शी रिजेक्टेड हिम, she became the symbol for Byron of idealized and unattainable love, which we can very well see in the works composed by him. Now, how Byron is romantic? As I have said earlier, जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ बायरन जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट तो है, लेकिन पहले वो रोमांटिक का हिस्सा क्यों है? What makes him a romantic poet? इंडिविजुअलिज्म, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं. इनकी पोइट्री में भी आपको क्या मिलेगा? इंडिविजुअलिज्म. इंसिस्टेंस ऑन द लिविंग बाय हिज ओन वैल्यूज़ ऑफ पर्सनल फ्रीडम. पर्सनल फ्रीडम की वैल्यूज़ के ऊपर ये बात करते हैं. ऑब्वियसली ये रोमांटिक एलिमेंट, तो ये रोमांटिक पोइट है. हेडोनिज्म, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनकी पोइट्री का क्या आएगा? हेडोनिज्म, दैट इज़ लव फॉर ग्रीक पोइट्री. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, लेकिन हम इसको अलग से कंसिडर करते हैं बिकॉज कीट्स भी जो हैं वो हेडोनिज्म के
फेवरेट माने जाते हैं. ही ऑल्सो had a very fondness for the Greek literature, Greek culture and all these things. इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज. ऑब्वियसली इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा. नाउ डिफरेंट क्यों है, वाई ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रोमांटिक्स. जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे, जो रोमांटिक्स सारे जो हुए वो they were writing on the themes of their individual experiences, on nature, on mystical element in the nature, on mystical element in the universe, कह लीजिए supernatural element पे लिख रहे थे. एंड गोथिक के ऊपर, मिडल एजेस के ऊपर, मतलब बिल्कुल दूर दराज के कॉन्सेप्ट उनके थे. और या फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हुआ है, या फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेकर के आना, और ये सारी चीज़ें. No one was writing in satire or in sarcasm. He is the one. Byron is the one who was writing in satirical tone. He wrote satires and his tone was so much of sarcasm. ठीक है. So he differed in themes and manners. He declared his allegiance to Milton, Dryden and Pope in his work English Bards and Scotch Reviewers, जो कि पब्लिश हुए 1808 में. सो ही डिस्कस्ड, ही ओपनली डिक्लेयर्ड हिज एलिजियंस. इनका जो झुकाव था वो ड्राइडन एंड पोप के प्रति था, जो कि नियो क्लासिकल एज के और रेस्टोरेशन एज के पोइट्स हैं. उनके प्रति इन्होंने बोला कि भाई मैं उनको रेवर करता हूँ, आई रिस्पेक्ट देम एंड आई फील दैट दे आर माई आइडियल्स. तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आज के जो पोइट्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी एरा था रोमांटिसिज्म का, ही डिफर्ड ऑन दैट एस्पेक्ट. नाउ ही ओपनली अटैक्ड ऑल द पोइट्स of his age, of his he attacked all his contemporaries. वर्ड्सवर्थ को, सदे को, रॉबर्ट सदे को, वॉल्टर स्कॉट को, कीट्स को भी ये अटैक करते हैं. डॉन जुआन जो है ये इनका एक बहुत फेमस वर्क है, जो जिसके अंदर ये इन सारे जो है कंटेम्प्रेरीज को ही अटैक्स एंड टॉक्स ऑफ देम इन अ वेरी सार्कास्टिक वे. ठीक है. ही हैड ओनली फ्रेंडशिप विथ Shelley. Now, on this basis, we can say that Byron was different from the Romantic poets and his contemporaries. He is also famous for his very much creation of Byronic hero. Byronic hero का इन्होंने क्रिएशन किया. अब उसमें क्या होता है, Byronic hero की क्वालिटीज़ क्या है, वो क्या होगा, रिबेलियस होगा. ही विल बी रिबेलियस, मतलब विद्रोही होगा. पैशनेट, सो मच पैशनेट, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. देन एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा. प्राउड, above beyond societal norms, he will consider himself beyond all the norms of the society, and that he is superior from the society. Have a selfish attitude, sensitive nature, strong personality and arrogance also. ठीक है. तो ये सारे जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं ऑफ अ बैरोनिक हीरो. एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि आप कहाँ कौन सा जो कैरेक्टर है वो किस नॉवल के अंदर या किस वर्क के अंदर जो है वो बायरोनिक हीरो को प्रेजेंट करता है. Now satires, he wrote satires in the at the time of romantic age. This particular thing only makes him quite very distant from all the other romantics, because romantic poets had nothing to do with satires. They were totally they were totally so much self-sufficient, and they were so much conscious and self-embedded that they had nothing to do with the satires and do with sarcasm and anything else. But Byron is the one who was writing satires, and he openly confessed also that fools are my theme, let satire be my song. ठीक है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बायरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द अदर रोमांटिक्स. एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी.